यार यहाँ आ तो गए, लेकिन पता नहीं क्यों कोई फार्म हाउस मिल ही नहीं रहा जहाँ हम एटलीस्ट एक वीक रुक सके। बात तो सही है, लेकिन कोशिश जारी रखनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें ठिकाना मिल ही जाएगा। बाबू साहेब, क्या आप लोग रहने की जगह ढूंढ रहे हैं? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम जय शुक्ला है और हम यहीं के निवासी हैं। हमारा एक पुराना सा लेकिन आलीशान फार्म हाउस है जो कि शहर के एकदम कोने में है। दो कपल्स अपने हॉलिडेज को एंजॉय करने के लिए मनाली गए थे, जहां उन्हें कहीं भी रहने के लिए होटल रूम नहीं मिल रहा था। लेकिन एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें ये ऑफर करते हुए कहता है कि आप चाहे तो मेरे मकान में रह सकते हैं। किराया लगभग आधा था और इसमें भी अच्छी बात ये थी कि फार्म हाउस बहुत बड़ा और आलीशान था। लेकिन हर खूबसूरती के पीछे कोई ना कोई खतरनाक सच छुपा होता है। देखो साहब, ये घर तो काफी अच्छा है, लेकिन प्लीज यहाँ ज्यादा शोर शराबा ना करिएगा और बेसमेंट का दरवाजा हमेशा बंद रखिएगा। हम क्या करेंगे और क्या नहीं, इसकी चिंता आप न करें। आपको आपका किराया मिल जाएगा, बस आप इससे मतलब रखें। सुशांत जय शुक्ला होम ओनर की बातों को एकदम से नजरअंदाज करता हुआ उन्हें वहां से जाने को कहता है। आज ट्रैवलिंग की वजह से सभी काफी थक चुके थे। इसी वजह से सबने तुरंत बेड पकड़ना सही समझा। रात 12 बजे अचानक से तेज गुर्राहट सुनाई पड़ने लगी। कोई जानवर था जो जोरों से गुर्रा रहा था और ये आवाजें लगातार आ रही थी। स्नेहा, उठो, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ यार, लेकिन ये आवाज बहुत अजीब और डरावनी लग रही है। कोई आदमखोर जानवर था जिसकी लगातार तेज गुर्राहट ने उन चारों की नींद उड़ा दी और उसके बाद सभी लिविंग एरिया में पहुंचे। ओह शिट, मकान मालिक के 15 मिस्ड कॉल्स। ऐसा क्या तूफान आ गया? उस हाउस के ओनर ने उन्हें 15 मिस्ड कॉल्स दिए थे। गहरी और थकावट से भरी नींद और फोन के साइलेंट होने के कारण वो फोन नहीं देख पाया था। इसी वजह से उसने ओनर को कॉल बैक किया। हेलो, अरे शुक्ला साहब, ऐसा क्या हो गया कि आपके इतने मिस्ड कॉल्स हैं? साहब, आप लोग आज गलत समय में गलत जगह आ गए हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ पैसों की लालच में आपको उस फार्म हाउस का सच बताना जरूरी नहीं समझा। सबसे पहले तो आप जाकर बेसमेंट का दरवाजा बंद करिए, क्योंकि मुझे बाद में याद आया कि वो दरवाजा तो खुला ही हुआ है। वो हैवान कभी भी वहां से निकल सकता है। कौन हैवान? आप क्या बात कर रहे हो? इतने में फोन अपने आप कट गया। मकान मालिक कुछ बहुत जरूरी बात बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस आज किस्मत भी इनके साथ नहीं थी। क्या हुआ? सुमित, क्या बात हुई? वो कुछ बेसमेंट के बारे में बता रहे थे कि जल्दी से दरवाजा बंद कर लो, वरना वो हैवान कभी भी वहां से निकल सकता है। ये शुक्ला भी ना, इसीलिए तभी मैंने इस पर गुस्सा किया था। ये कोई वक्त है मजाक करने का? इतने में एक और तेज गुर्राहट पूरे फार्म हाउस में गूंजने लगती है। यार तुम लोग रुको, मैं जस्ट अभी देखकर आया कि कहीं बेसमेंट से तो ये आवाजें नहीं आ रही। सुमित भागता हुआ बेसमेंट की तरफ जाता है और दरवाजा बंद करने के मकसद से वो बेसमेंट के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी सुमित की एक तेज चीख निकल जाती है, जिससे सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ओह शिट, सुमित, सुमित! हर कोई सुमित को आवाज लगाते लगाते बेसमेंट में पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके पैर, हाथ और जबान सब एक साथ कांपने लगते हैं। सुमित, क्या हो गया भगवान? चुप हो जाओ निधि, वाकई
ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैं इस हैवान को नहीं छोड़ूंगा। अभी के लिए शांत रहो, क्योंकि हल्की आहट से हमारा भी वही हाल होगा जो सुमित का हुआ। जब वो सभी सुमित की चीख पर बेसमेंट गए तो उन्होंने देखा एक 7 फुट का मॉन्स्टर उल्टी दिशा में घूमे सुमित के गर्दन को नोचे जा रहा था। ये दिल दहलाकर रख देने वाला दृश्य देखकर बचे तीनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वो तीनों अब एग्जिट गेट के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर एकदम उनके सामने आकर्षित हो गया और अपनी तलवार से सुशांत की गर्दन को एक पल में उसके शरीर से अलग कर दिया। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर निधि और स्नेहा की तरफ बढ़ता, एक तेज फायर स्मोक था वो जो पूरे घर में फैलने लगा, जिससे वो शैतान पीछे हटने लगा। ऐसा लग रहा था उसे उस चीज से डर लग रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, मैं हूं शुक्ला। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गई थी और दरवाजा खोलने पर उन्हें बाहर उनके मकान का मालिक खड़ा दिखा। वो भी अपनी आंखों में आंसू लिए था। मैडम, जल्दी से यहां से निकलिए। ये जिस शैतान से अभी आपका सामना हुआ था, वो असल में एक ऐसा शैतान है जो इंसान के जिस्म का पूरा खून निगल लेता है। अगर इसको थोड़ी सी भी किसी के खून की गंध लग गई तो ये अपनी गुर्राहट से उसे अपने पास बुलाता है और उसे अपना जरिया बनाकर उसके साथ आए हर एक शख्स को मौत के घाट उतार देता है। हाँ, वैसे आज राइडिंग के समय सुमित का पैर छिल गया था। हो सकता है शायद उसी खून का उस हैवान ने गंध ले लिया हो सकता नहीं, यही हुआ है। लेकिन उस हैवान को आग और इसके धुएं से बहुत डर लगता है। इस हाउस का बेसमेंट ही उसका अड्डा है, जहां वो छुपा रहता है और अपने शिकार किए गए जिस्म को टांग कर रखता है। चलो जल्दी से यहां से निकल जाते हैं। इसके बाद से वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। इस घटना का छाप आज भी उनकी जिंदगी पर घाट लगाए बैठा है कि अगर उस रात उनकी तकदीर में मौत लिखी होती तो वो खून का प्यासा न जाने उन्हें कितनी दर्दनाक मौत देता। बबीता अकेले ही अपनी माँ और बीमार भाई का खर्च उठा रही होती है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर का काम करती है। एक दिन वो कॉलेज के लिए निकल रही होती है और वो अपना बायां पैर पहले घर से निकालती है। तभी बबीता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, घर से बाहर निकलते वक्त पहले दायां पैर बाहर निकालना चाहिए, वरना ये अपशगुन होता है बेटा। मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है माँ, मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। आज अमावस की काली रात है, आज जल्दी घर आ जाना। आज के दिन कई लोग काला जादू करते हैं बबीता। अरे माँ, तुम इन सब बातों पर क्यों विश्वास करती हो? ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, ये सब बातें बहुत सोच समझ कर की जाती है। सरिता बहुत अंधविश्वासी थी और हमेशा इन सब से बचने के लिए टोना टोटका करते रहती थी। उसका बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया था और चलने फिरने में असमर्थ था। उसका पूरा ख्याल उसकी बहन बबीता रखती थी। बबीता कॉलेज के लिए निकल जाती है और बहुत काम होने की वजह से आज उसे घर जाने में देर हो जाती है। आज माँ ने जल्दी आने को कहा था, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से जल्दी घर पहुंचना संभव नहीं है। माँ को फोन करके बता देती हूँ। हाँ, आने में देर हो जाएगी। बबीता जैसे ही अपना फोन उठाती है, फोन उसके हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। उसे वापस घर जाने में बहुत लेट हो जाता है। उसे कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिलता।
वो पैदल ही अपने घर की ओर निकल जाती है। आज ही इस मोबाइल को क्यों खराब होना था? आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा है। बबीता को ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बबीता आवाज का पीछा करते हुए आवाज के पीछे जाने लगती है। कौन है वहाँ? तुम रो क्यों रही हो? बबीता को कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन वो आवाज का पीछा करने चली जाती है। तभी वो देखती है कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गई है। जैसे ही बबीता उस कब्रिस्तान में पहुंचती है, वो आवाज का आना बंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं रात को इस कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई? वहां पर कुत्तों के रोने की आवाज, चमगादड़ के बोलने की आवाज और मेंढक का पानी में टर्राना साफ सुनाई दे रहा था। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल था। उस बीच सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। बबीता उस कब्रिस्तान से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो जहां भी जाती है उसे सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिलती है। वहां कोई भी गेट नहीं था। अगर यहाँ कोई गेट नहीं है तो फिर मैं अंदर कैसे आई? घना अंधेरा हो चुका था। बबीता उस कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकी थी, लेकिन वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाती है। तभी उस कब्र से अजीब आवाज आने लगती है। बबीता धीरे से अपना कान उस कब्र के ऊपर रखकर आवाज सुनने लगती है। तभी अचानक वो कब्र में जोरदार धमाका होता है और उससे एक ताबूत निकलकर बाहर आ जाता है। बबीता धमाके की आवाज से वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे अब ठीक तो है? आप यहाँ इस सुनसान कब्रिस्तान में अकेली क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? और मैं यहाँ कैसे पहुँची? बबीता को थोड़ा होश आता है। बबीता अपने सामने अनजान व्यक्ति को पाती है। आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मुझे काम से वापस आते वक्त लेट हो गया। जब मैं इस कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तब मुझे अजीब आवाजें सुनाई देने लग गई और मैं यहाँ देखने चला आया। तभी पास में पड़ी कब्र से किसी का हाथ बाहर आता है और बबीता का हाथ पकड़ लेता है। बबीता डर के मारे चिल्लाती है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। ये क्या हो रहा है? एक कब्र में रखा मुर्दा किसी का हाथ कैसे पकड़ सकता है? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सब हमारे समझ के परे है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। बबीता के हाथ से खून निकलने लगता है। तभी बबीता का हाथ उस कब्र से बाहर आ जाता है। अमन और बबीता अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। यहाँ से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ अंदर आने का तो रास्ता है, लेकिन बाहर जाने का नहीं। ये कोई चाल है हमें फंसाने की। पीछे से उस कब्र से एक भूत चलकर आने लगता है और उसके मुंह से हरा पानी गिर रहा था। अमन और बबीता उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी बबीता का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो गिर जाती है। चलो मेरे साथ। वो बबीता का पैर पकड़कर खींचकर ले जाने लगता है। बबीता खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब होती है। तभी भूत की नजर अमन पर पड़ती है और बबीता को छोड़कर अमन की ओर मुड़ जाता है। बबीता वहां से उठकर भागने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जान मत लो। छोड़ दो मुझे। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कौन हो तुम और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? भूत, वो भूत हमें नहीं छोड़ेगा। तभी वो भूत अमन का गला पकड़कर
उसे अपने हाथों के बीच दबाकर घुमा देता है। अमन जमीन पर गिर पड़ता है और बुरी तरह तड़पने लगता है। ना तो उसे मौत अपना रही थी और ना ही जिंदगी उसे अपनी शरण दे रही थी। ये देखकर आयुष और बबीता बुरी तरह घबरा जाते हैं। नहीं, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हम तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आए हैं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें किसी बड़ी शक्ति का हाथ है, हाँ, जिसने हम तीनों को यहाँ बुलाया है। वो भूत इन दोनों की तरफ आने लगता है। दोनों डर के मारे वहां से भागते हैं। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बबीता एक कब्र के पीछे छुपकर बैठ जाती है। डर के मारे दोनों का बुरा हाल है। अमन वहीं पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। तभी बबीता को वहां पर किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। बबीता चुपके से उसे देखने लगती है। उसकी माँ उसके भाई को लेकर आती है। बबीता दौड़कर जाकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ से निकल जाओ। यहाँ आने का तो रास्ता है, लेकिन वापस जाने का नहीं। ये आपको कैसे पता चला? और इतनी रात को आप उस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ क्या कर रही है? तुम्हें अब तक नहीं समझ में आया? ये सब मेरा करा धरा है। तुम तीनों को मैंने यहाँ बुलाया है। बबीता का ये सुनकर होश उड़ जाता है। आज अमावस की काली रात है। तुम तीनों को एक बात जोड़ती है। तुम तीनों अमावस की काली रात में पैदा हुए थे। आज मैं तुम तीनों की बलि चढ़ा दूंगी, जिससे मेरा बेटा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसी माँ हो तुम? अपने बेटे के लिए तुम 3 मासूम जिंदगियां छीन रही हो। तभी पीछे से वो भूत आकर बबीता को ले जाने लगता है। बबीता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके चुंगल से नहीं निकल पाती। वो भूत अमन, आयुष और बबीता को पेड़ पर उल्टा लटका देता है। बहुत अच्छा काम किया तुमने। 1 बजने वाला है। 1 बजे मैं इन तीनों की बलि चढ़ा दूंगी। तीनों के खून से नहाते ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सरिता हाथ में तलवार लेकर उन तीनों का गला काटने जा रही होती है। तभी उसका पैर एक कब्र पर पड़ जाता है और वो कब्र खुल जाती है और सरिता उसमें गिर जाती है और वो कब्र अपने आप बंद हो जाती है। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप उस पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। आयुष बेहोशी की हालत में उस कब्र को देखता है जिसमें सरिता समा गई थी। माँ, तुमने हमें बचा लिया। वो कब्र आयुष की माँ की होती है। वो भूत गुस्से में पेड़ उखाड़कर फेंक देता है और सरिता के बेटे के पेट में अपना नाखून गड़ाकर उसकी अंतड़ियां निकालकर खाने लगता है। बबीता, अमन और आयुष अगले दिन सुबह होश में आते हैं। तीनों उस कब्रिस्तान के बाहर होते हैं। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन वो रात तीनों की जिंदगी की खौफनाक रात होती है, जिसे वो तीनों कभी नहीं भुला सकते। एक माँ अपने बेटे को ठीक करने के लिए किसी और के बेटे की जान ले रही थी और एक माँ मरकर भी अपने बेटे की जान बचा रही थी। वो खौफनाक रात हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेगी। यार विवेक, देख तो हमारे वीडियोस कितने लोगों ने देखा है। अरे बाप रे, ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत ही जल्द फेमस हो जाएंगे। मुझे तो लगता है और अच्छे वीडियोस बनाने चाहिए और डरावने भी। कुछ और लोकेशन चाहिए जो कभी किसी ने ना देखा हो। ऐसी बात है तो चल पुराने खंडर
एकदम यूनिक जगह है, आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं की। तू पागल है? सब लोग कहते हैं वहाँ भूत है। भूत वूत कुछ नहीं होता है यार, और अगर हमें फेमस होना है तो ऐसे एडवेंचरस वीडियोस ही डालने होंगे। सोच ले, डर के आगे जीत है मेरे दोस्त। ये देख भाई, ये वीडियो पुराने खंडर का है, इसमें मिलियन व्यूज हैं। समीर ने जो वीडियो दिखाया उसमें सन्नाटे का शोर था, डरावना, मानो पुराने खंडर की हवा तक लोगों की रूह सुखा देती थी। सही है ना? अगर हम रात का वीडियो डाले तो रातों रात फेमस हो जाएंगे, पैसे ही पैसे होंगे। चल ठीक है, चलते हैं। पुराने खंडर के बारे में कई डरावनी कहानियां थी, पर समीर और विवेक को लग रहा था कि ये सब झूठ है, मनगढ़ंत कहानियां। ऑटो, कहां जाना है भाई? पुराने खंडर। शाम हो चुकी है, यह समय सही नहीं है पुराने खंडर जाने के लिए। क्यों? भाई, हर दिन किसी ना किसी की लाश मिलती है वहां, और सुना है कोई तड़पती आत्मा है जो लोगों को तड़पा तड़पा के मारती है। बस बस, नहीं जाना है तो मत जाओ, पर डराओ मत। तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा है क्या? नहीं, बस सुना है। बिल्कुल, सबने बस सुना है, किसी ने कुछ देखा नहीं। तुम नहीं जाओगे पुराने खंडर तो कोई और जाएगा। कोई नहीं जाने वाला वहां। अगर ज्यादा पैसे मिलेंगे तो तुम भी जाओगे। सोच लो, कोई और गया तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। ठीक है, बैठ जाओ। आखिरकार समीर और विवेक ने ऑटो वाले को पुराने खंडर जाने के लिए मना ही लिया। इनमें से कोई नहीं जानता कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। खंडर में सच में भूत है क्या? मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं, पर सुना है एक लड़का और लड़की पुराने खंडर में गए थे। लड़की शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी। ये राज सबके सामने आ जाने के डर से लड़के ने लड़की को तड़पा तड़पा के उसी खंडर में मार दिया था। सही कहानी है। मेरी फट रही है और तू हंस रहा है। तू पागल है? मैंने तो ये भी रिकॉर्ड कर लिया है। बिल्टअप मिलेगा दोस्त। और बेवकूफ, डरना बंद कर। अगर उस लड़के को वो बात राज रखनी होती तो अभी सबको पता थोड़ी ना होती। सब कुछ मनगढ़ंत है दोस्त। ऐसा नहीं है भाई। उस लड़की के मरने के कुछ दिन बाद वो लड़का पागल हो गया और बड़ी बेरहमी से मारा गया। ये सुनकर विवेक स्तब्ध हो गया। उसे डर लग रहा था। भाई, हम यहां पहुंच तो गए, हमें बस थोड़ी देर का ही काम है। वीडियो बनाकर वापस चलते हैं। ठीक है, तुम लोग यहीं उतर जाओ। मैं खंडर के अंदर नहीं जाऊंगा, यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऑटो वाले को वापसी का भाड़ा मिलने वाला था। यह सोचकर वो रुक जाता है। समीर और विवेक खंडर के अंदर जाते हैं। खंडर बहुत ही शांत था, मानो सन्नाटे में भी शोर था। वाओ, क्या खंडर है! आजा, वीडियो बनाएंगे। खड़े खड़े देखता ही रहेगा या अंदर भी चलेगा? समीर वीडियो शूट कर रहा है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और अचानक उसे चमकती लाल आंखें दिखती है। चीख सुनकर जब विवेक पीछे घूमता है तो उसे भी वही लाल आंखें दिखाई देती है। दोनों सहम जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन जब वो गेट पर आते हैं तो गेट बंद था।
अरे भाई, बचाओ, बचाओ हमें। ऑटो वाला डर जाता है। मैं बोला था अंदर मत जाओ। अरे भाई वो सब छोड़ो, हमारी मदद करो पहले। ऑटो ड्राइवर समीर और विवेक तीनों मिलकर गेट खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो गेट उनसे खुल ही नहीं पाता। तभी अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और कोई औरत समीर को घसीटते हुए खंडर के अंदर ले जाती है। बचाओ मुझे, बचाओ! ये देखकर विवेक और ऑटो ड्राइवर हक्के बक्के रह जाते हैं। वो लोग पल भर के लिए सुन्न पड़ जाते हैं। समीर की चीखें उनके कानों में गूंज रही है। भैया मुझे बचा लो, मैं तुमको बहुत पैसा दूंगा। मुझे बचा लो प्लीज, प्लीज बचा लो भैया। पैसों से ज्यादा मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है। मैं जा रहा हूँ। भैया प्लीज बचा लो भैया, बचा लो भैया। ऑटो ड्राइवर ऑटो में बैठने ही वाला होता है कि अचानक गेट खुल जाता है। ऑटो ड्राइवर पीछे मुड़कर गेट को देखता है तो विवेक वहां नहीं होता। अरे ये कहाँ गया? कहीं इसे भी उस आत्मा ने मार तो नहीं दिया? हे भगवान! ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो के पास बढ़ता है तो देखता है कि विवेक ड्राइविंग सीट पर बैठा है। तू यहाँ कैसे? विवेक कुछ नहीं बोलता, बस ऑटो ड्राइवर को घूरे जाता है। चल छोड़, चलते हैं यहाँ से जल्द निकलते हैं। पीछे बैठ जा, जल्दी कर। विवेक उसकी एक नहीं सुनता और जब ऑटो ड्राइवर विवेक के पास आता है तो विवेक उसका हाथ मोड़ने लगता है। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? कर नहीं रहा, कर रही है। छोड़ दे मुझे। तू यहाँ मेरे तड़प का तमाशा देखने आया था ना? अब तू भी तड़प तड़प कर मरेगा मेरी तरह। अरे नहीं, मुझे जाने दो मुझे। विवेक ने ऑटो ड्राइवर की हड्डियां तोड़ना शुरू किया। उसके पूरे शरीर से कड़-कड़ आवाजें आने लगी और हर हड्डी की आवाज के साथ उसकी चीखें गूंजने लगी। और आखिर में विवेक ने ऑटो ड्राइवर की सारी हड्डियां तोड़कर उसको मार दिया। अब बस विवेक जिंदा था। विवेक हंसता हुआ खंडर से खाई की ओर बढ़ने लगा। मुझे तड़पता देखने का लोगों का शौक कभी पूरा नहीं होगा। मैं सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। विवेक के अंदर की आत्मा ने विवेक के शरीर को खाई से नीचे फेंक दिया। विवेक चट्टानों से टकराता टकराता नीचे पहुंचा और उसने अपनी आखिरी सांस ली। विवेक के मरने के बाद खून से सने पांव खाई से खंडर की ओर चल पड़े। तड़पती आत्मा वापस खंडर में चली जाती है।